मनी व्यू फ्रॉम द टॉप के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। डेली हंट के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत ही वेटरन जो है, जिनको कहेंगे हम स्टॉक मार्केट के, उनको हम लेके आए हैं इस इंटरव्यू में। नवीन अग्रवाल जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के, लेकिन केवल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं। अपने पूरे करियर में बहुत करीबी से इन्होंने स्टॉक मार्केट को देखा है, अलग अलग रोल्स में। और जैसे आप जानते हैं कि मोतीलाल ओसवाल 30 साल से भी ज्यादा से स्टॉक मार्केट में उनका एक नाम है। एडवाइजरी में, म्यूचुअल फंड में तरह तरह के जानकार हैं उनके पास। और नवीन एक बहुत ही सीनियर मेंबर हैं इस टीम के, कई सालों से जुड़े रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आने के लिए। और आपकी खासियत है एक्विटी। इनफैक्ट काफी समय था कि आपके म्यूचुअल फंड में केवल एक्विटी की स्कीम्स होती थी। ये बहुत यूनिक फीचर था आपके फंड हाउस का। और एक और जो बहुत ही अच्छी चीज ये थी कि आप लोग सब जो टॉप मैनेजमेंट हैं अपने सारे पैसे मोतीलाल ओसवाल के ही म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्टर कह सकते हैं इसको, कि जब जो ओनर हो, जो मैनेजमेंट हो, वो बिलीफ रखते हैं कि अपने खुद के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे, पर्सनल पैसे लगाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका आने के लिए। डेली हंट के दर्शक यंग हैं और देश भर से जुड़ रहे हैं आपको सुनने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज जो एक नौजवान है या युवकी है जो चाहती है कि इक्विटी में निवेश करें, उनको आपकी सबसे पहली क्या सलाह होगी? क्योंकि अगर हम देखें, इतनी वॉलेटिलिटी है आजकल कि एक दिन 1000 पॉइंट, एक दिन 1000 पॉइंट ऊपर नीचे। तो सबसे पहले 3 या 4 चीजें क्या मन में रखनी चाहिए सोचने से पहले भी कि मैं इक्विटी में निवेश करूं? Thank you, Vivek ji. It's always a great pleasure, to interact with you. आप जिस तरीके के सवाल पूछते हैं, कई बार हमें लगता है कि एग्जैक्टली यही चीजें हमें भी इन्वेस्टर को बतानी थी, बट जिस तरीके से आप पूछते हैं, हमें लगता है कि शायद वो एकदम स्ट्रेट इन्वेस्टर तक जाएंगी। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो टुडे। देखिए, इन्वेस्टर्स से हमारा एक बहुत अलग रिश्ता है। मोतीलाल ओसवाल 1987 में शुरू हुआ था। ये 35 साल की हमारी जर्नी रही है, एंड ऑल ऑफ इट इज बेसिकली ड्रिवन बाय इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले तो कुछ पर्सपेक्टिव, जो एक नजरिया है, आपने बोला कि क्या 2-3 चीजें लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ये जानना कि पहले क्या हुआ था, ये फोरकास्ट करने के लिए, ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि आगे क्या होगा। राइट। सो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो बीएसई सेंसेक्स से शुरू हुआ था। ये जर्नी शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1979 में, जब सेंसेक्स 100 पॉइंट्स पे था। आज वो सेंसेक्स में अगर आप डिविडेंड को रीइन्वेस्ट करें तो वो 100 रुपीज हैज बिकम 85,000 रुपीज। ठीक है। तो बेसिकली ये 850, 1 करोड़ रुपया आपका 850 करोड़ रुपया हुआ है 43 इयर्स में, यानी कि तकरीबन 16 से 17% कंपाउंडेड रिटर्न आपको हर साल मिला है 43 इयर्स के लिए। इस दौरान अगर आप इंडिया का सबसे चहीता इन्वेस्टमेंट गोल्ड को देखें तो वो 1 करोड़ रुपया 70 करोड़ रुपया हुआ है। और इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कि है फिक्स्ड इनकम, बैंक डिपॉजिट्स देखें तो वो 1 करोड़ रुपया 36 करोड़ रुपया हुआ है। तो ये जानना जरूरी है कि एक जगह पे 1 करोड़ 36 करोड़ हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरे जगह पे 1 करोड़ रुपया 70 करोड़ रुपया हुआ, जो और अच्छी बात है। बट सबसे दुख की बात यह है कि जहां पे 1 करोड़ रुपया 850 करोड़ रुपया हुआ, वहां पे इंडियंस ने बहुत कमती पैसा लगाया था आज तक। ये बदल रहा है, एवरी ईयर ये चेंज हो रहा है, स्लोली चेंज हो रहा है।
म्यूचुअल फंड सही है, बाई राइट सिट टाइट, ये सारे हमारे जैसे लोग और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लोग जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर को, ये बदल रहा है। बट मुझे लग रहा है कि यहां से भी काफी पोटेंशियल है ये एलोकेशन को चेंज करने का। एक पर्सपेक्टिव दूसरा इसी के रिलेटेड है कि अगर इंडिया की वेल्थ 100 रुपए है, तो उस 100 रुपए में से तकरीबन 4 रुपया हमने इक्विटी में लगा रखा है, और यही 100 रुपया अमेरिकन ने इक्विटी में 42 रुपीज, 42 रुपया लगा रखा है। तो हम एक्चुअली काफी अमीर बन सकते हैं जितने हैं उनसे, प्रोवाइडेड हम थोड़ा सा एलोकेशन चेंज कर दें। तो दूसरा एडवाइस ये होगा कि आपको जो भी कंफर्ट लगे, धीरे धीरे करके अपना एलोकेशन बदलने की कोशिश करिए। और हमारा एक कोट है, बाय राइट सिट टाइट, तो ये आप अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, लोग पूछते हैं बाजार क्या लगता है, या सो बेसिकली आदमी का बर्थडे हर साल आता है साहब, ओके। और 43 इयर्स में ये जो शेयर बाजार का सेंसेक्स का हिस्ट्री है, ये हर साल गिरता है। किसी साल 10-20% गिरता है, किसी साल 30-40% भी गिरता है। बर्थडे और स्टॉक मार्केट फॉल में एक चीज कॉमन है, एक चीज अनकॉमन है। बर्थडे एक फिक्स डेट को आता है हर साल, शेयर बाजार का फॉल फिक्स डेट को नहीं आता है। आता जरूर है हर साल, बट वो कौन से तारीख को आएगा वो बता के नहीं आता। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपके दर्शकों से, आप जितने जोर से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक उतने ही जोर से बाजार का फॉल सेलिब्रेट कीजिए। एवरी फॉल इज अ गिफ्ट टू गेट इनटू द मार्केट। एवरी फॉल इज अ अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट दिस एलोकेशन ऑफ इंडिया विच इज एट 4% टू मे बी 4.5-5%। धीरे धीरे करके इसको ठीक करिए, क्योंकि आप करेक्शन में सस्ते दामों में शेयर खरीदते हैं। तो यही 2-3 चीजें हम आपके सारे दर्शकों को, नौजवानों को बताना चाहेंगे कि इस तरीके से करने से उनका भी 1 करोड़ 850 बन सकता है, ना कि 36 करोड़ या 70 करोड़ रह जाए। नवीन जी, जो आपने बात कही बिल्कुल सही है कि जैसे अमेरिका, जिसको जो सबसे डेवलप्ड नेशन है, जहाँ पे 42 रुपए, बहुत अच्छे से समझाया आपने कि हम 4 रुपए पर हैं इक्विटी एसेट एलोकेशन में, और वो 42 रुपए में है, तो 10 गुना ज्यादा है हमसे। और उम्मीद करते हैं कि, और इस पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आपकी क्या राय है कि अगले 5, 10, 15, 20 साल में क्या ये 4 रुपए आप देखते हैं 42 रुपए तक पहुंचेंगे कभी। लेकिन उससे पहले इक्विटी की जब बात होती है, और जैसे आपने बिहेवियर बताया हम इंडियंस का, और आपने ज्यादा जिंदगी देखी है हमसे, रिस्क की जो बात होती है वो एक एसोसिएटेड रहती है इक्विटी से। तो किसी से भी अगर आप बात करें, और खासकर हालांकि परसेंटेज टर्म में देखें तो शायद उतनी ही वॉलेटिलिटी है, बढ़त चढ़त है, जो शायद 20-25 साल पहले होती थी, लेकिन तब 100 पॉइंट 200 पॉइंट दिखते थे, और हम उसको मीडिया में भी जब फॉल होती थी तो हम क्रैश कह देते थे। आज 1000 पॉइंट गिर जाती है, और परसेंटेज टर्म में उतना ही है, लेकिन लोग जब देखते हैं कि 1000 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट नीचे, तो रिस्क समझते हैं इसमें। और या हो सकता है शायद उनकी जो शुरुआत है वही गलत है। अभी कहीं डेटा आया है, आता रहता है, आपको पास भी होगा जरूर, के अभी कोविड के 2 सालों में हमने देखा कि जो यंग लोग थे ट्रेडिंग में ज्यादा घुसे, बजाय इसके कि म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी करें, वहां बढ़ोतरी हुई, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी ट्रेडिंग में कई यंग लोगों ने शुरुआत की इक्विटी की जर्नी, और फिर वहां पे वॉलेटिलिटी को झेल नहीं पाए, और फिर एसेट क्लास बदनाम हो जाता है। तो रिस्क कितना है इक्विटी में, और इसे कैसे संभाल सकते हैं, अगर आप इस पर अगर आप अपनी राय दे सके। हाँ जी, तो विवेक जी, बेसिकली ये जो एक रिस्क है ना, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज रिस्क? 100 रुपया अगर आपका 80 रुपया हो जाए, क्या वो रिस्क है? या 100 रुपया 100 रुपये से 120 रुपया हो जाए और 200 रुपया ना हो, वो रिस्क है? सो
you can either have an opportunity loss, or you can have a real loss, or you can have a mark to market loss. इक्विटी में सबसे बड़ा रिस्क है मार्क टू मार्केट लॉस का, बट मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी लॉस या परमानेंट कैपिटल लॉस का कोई रिस्क नहीं है। ये तीन तरह के अलग अलग रिस्क होते हैं। मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक और सबसे अंडर एस्टिमेटेड रिस्क लाइफ में अपॉर्चुनिटी लॉस का होता है। ये आपको कमती परेशान करता है। अगर आपके पास बैंक डिपॉजिट में आपके पैसे रखे हैं और 43 इयर्स में 1 करोड़ के 36 करोड़ हुए हैं, तो कई लोग काफी खुश हैं। आज के दिन इंडिया का बैंक डिपॉजिट 160 लाख करोड़ से ज्यादा है, करेक्ट। तो वो 160 लाख करोड़ पे कितना नुकसान हुआ है वो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा इस हिसाब से, बट वो लॉस हमें कमती परेशान करता है। बट ये जो इक्विटी है, इसमें जो 20% मार्क टू मार्केट लॉस होता है, जो बैंक डिपॉजिट में कभी नहीं हो सकता है, करेक्ट, वो हमें ज्यादा परेशान करता है। मुझे लगता है कि इक्विटी एक अग्नि परीक्षा है। इसमें अगर आप एक बार पास हो गए, अगर आपने अपने आप को बोला कि ये हर साल 20 से 30% गिरेगा और उसके बावजूद भी मेरा लॉन्ग टर्म रिटर्न 14, 15, 16% आ सकता है, जो कि आज फिक्स्ड इनकम आपको नहीं देगा, जो कि आज आपको गोल्ड नहीं देगा, जो कि आप रियल एस्टेट में कभी भी प्रेडिक्टेबली नहीं कमा सकते। अगर ये अग्नि परीक्षा आपने पास कर दी कि मैं रात को जब मेरा पोर्टफोलियो 20 से 30% गिरेगा तब भी अच्छी नींद सोऊंगा, तब वो आपने बेसिकली ग्रेजुएशन हासिल कर लिया है इक्विटीज में, या अग्नि परीक्षा पास कर ली है कि अब आपको एंटाइटलमेंट हो गया है कि आप धनी बने, अमीर बने, क्योंकि आप फिर इक्विटी की जर्नी को फुल्ली एम्ब्रेस, पूरी तरीके से गले लगाएंगे। आप देखिए दुनिया के सारे अमीर लोग, टॉप के अमीर लोग 100% इक्विटी में है। मैं वॉरेन बफेट साहब की बात नहीं कर रहा हूं। आज जेफ बीजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में आते हैं, उनके पास मेनली अमेजॉन स्टॉक है। जब स्टीव जॉब्स हुआ करते थे तो उनके पास मेनली एप्पल स्टॉक था। वॉलमार्ट फैमिली जनरेशन आफ्टर जनरेशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिलीज है दुनिया की, उनके पास केवल वॉलमार्ट का स्टॉक है। किसी के पास स्टॉक्स हैं, किसी के पास बिजनेस है जिसका रिप्रेजेंटेशन स्टॉक के थ्रू है। दुनिया का कोई अमीर आदमी प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करके अमीर नहीं बना है। डेफिनेटली फिक्स्ड इनकम लेके तो कोई नहीं बना है, गोल्ड इकट्ठा करके कोई नहीं बना है, ना रियल एस्टेट का कोई बंदा टॉप का रिचेस्ट आदमी बना है। तो ये इसमें मिस्ट्री कहाँ है साहब? आज हमारे यहाँ पे मुकेश भाई अंबानी या गौतम भाई अडानी जो सबसे रिचेस्ट आदमी है, उनके पास है क्या आज? दे आर प्रिडोमिनेटली 99% इक्विटी इन्वेस्टर्स। हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक बिजनेसमैन नहीं है तो आप अच्छे बिजनेसमैन का पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं जो कि आपको तकरीबन उतना ही रिटर्न दे। इनफैक्ट आपके पास थोड़ा सा डीरिस्क करने का मौका है, क्योंकि आप ऐसे 8 से 10 अच्छे प्रमोटर बिजनेसमैन ढूंढ सकते हैं जिन पे आप बेट करें। उनमें अगर 6 या 7 भी अच्छा काम करते हैं तो ब्रॉडली आपको इंडेक्स रिटर्न से बेहतर रिटर्न आ सकते हैं। तो हमारा यही मानना है कि सबसे बड़ा रिस्क अपने माइंड को ट्रेन करके ये मार्क टू मार्केट लॉस वाला जो एक डर हमारे मन में बैठा है, उसे किसी तरीके से हम अवॉइड करें। अगर उसको नहीं कर पाएंगे तो एज आई सेड हमारा 136 या 170 करोड़ ही रह जाएगा, और 96% रह जाएगा उन तरह के एसेट क्लासेस में, और 4% रह जाएगा बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास में। मुझे लगता है विवेक जी कि जो मैंने आपको 43 इयर्स का रिटर्न बताया है, ये कोई सपना नहीं है। रामदेव जी ने अभी एक रिपोर्ट, एक स्टडी की है जिनमें ये जो अमृत काल मोदी जी बोलते हैं, जो अगला 25 साल है, इंडिया का जो एज पोस्ट इंडिपेंडेंस 75th ईयर से 100 ईयर का जो ये ट्रांजिशन होगा 2047 तक, हमें लगता है कि ये 25 साल एक्चुअली पिछले 43 इयर्स से बेहतर होने वाले हैं। The best is actually ahead. We will be very surprised if the wealth creation during this phase
इज नॉट एक्साइटिंग। तो इवन मोर इंपॉर्टेंट है कि आप बाय राइट सिट टाइट करें, इवन मोर इंपॉर्टेंट है कि आपके ड्रॉडाउन्स को सेलिब्रेट करें, इनमें पार्टिसिपेट करें एंड यू बाय द डिप्स। यही मेरी रिकमेंडेशन होगी सारे इन्वेस्टर्स से। जब आप बाय राइट सिट टाइट कहते हैं, यानी कि सही खरीदिए और खरीदने के बाद बने रहिए, यही इसका मायना होगा मेरे ख्याल से। तो बाय राइट का जो पार्ट है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एक निवेशक बाय राइट कर सकता है, सही निवेश कर सकता है? बिल्कुल। हमने 1995 में एज अ कंपनी पहली बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, एक रिसर्च पेपर हमने प्रेजेंट किया जिसका नाम हमने रखा वेल्थ क्रिएशन स्टडी। पिछले साल 2021 दिसंबर में हमने इसका 26वां रिपोर्ट रिलीज किया, 26वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी रिलीज की। ये सारी वेल्थ क्रिएशन स्टडीज, विवेक जी, हमारी एक स्पेशल वेबसाइट हमने क्रिएट की है इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के लिए, जिसका नाम रखा है मोतीलाल ओसवाल WCS.com। WCS का मतलब होता है वेल्थ क्रिएशन स्टडीज। इसमें सारी 26 स्टडीज हैं। कोई स्टडी ना पढ़ना चाहे तो उसका 1 मिनट में हमने समरी भी दिया हुआ है, और कोई वो पढ़ना नहीं चाहे, रामदेव जी का वीडियो देखना चाहे, तो वो सारे वीडियोस भी दिए हुए हैं। इसमें हमने आपका ये सवाल, उसका बहुत डिटेल में जवाब दिया है। हमें लगता है कि जिस तरीके से आप पार्टनरशिप हमेशा अच्छे लोगों से करना चाहेंगे, वैसे इन्वेस्टिंग का सबसे पहला रूल है बाय क्वालिटी बिजनेसेस रन बाय क्वालिटी मैनेजर्स। ये 1:1 वाला है, मल्टीप्लिकेटिव है साहब। इसमें एक भी चीज शून्य हुई तो 1:0 या 0:1 वो शून्य हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ इज लाइफ, ऐसा धीरूभाई अंबानी ने बहुत सालों पहले कहा था। इन इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इज द ओनली सोर्स ऑफ जनरेटिंग अल्फा। आपकी कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ बाजार के अर्निंग्स ग्रोथ से बेहतर है या खराब है? आप खराब अर्निंग्स ग्रोथ से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं ला सकते। करेक्ट। तीसरा है लॉन्जिविटी। हमें बाय राइट सिट राइट अगर करना है तो हमें ऐसे बिजनेसेस चाहिए जहां पे क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और ग्रोथ लंबे समय तक बरकरार रहे, ना कि 1 साल का ग्रोथ दिखे। जैसे अगर मेटल्स में तेजी है तो 1 साल बहुत अच्छा ग्रोथ आए और फिर दूसरे साल, तीसरे साल अर्निंग्स बैठ जाए। या कोई डीप सिक्लिकल बिजनेस है तो उसमें 1-2 साल बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा और फिर बैठ जाए। हमें इस तरीके के बिजनेसेस को अपने पोर्टफोलियो में नहीं आने देना। और लास्ट पॉइंट है व्हाट लव इज टू लाइफ, प्राइस इज टू इन्वेस्टिंग। अगर आपने गलत प्रेम किया है तो लाइफ खराब हो जाएगी, और गलत गलत दाम दिया है तो इन्वेस्टिंग खराब हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा हमने QGLP फ्रेमवर्क बनाया है। ये अगर इन्वेस्टर खुद से फॉलो कर सके तो उसे बिल्कुल करना चाहिए। जो वो खुद से समय नहीं निकाल पाएगा इतना काम करने के लिए, तो उसे एक अच्छे मैनेजर को ये पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। हमें लगता है कि आज के दिन अगर आपको कोई भी बीमारी हो तो आप डॉक्टर के पास भागते हैं। आपके शहर में लाखों डॉक्टर होते हैं। इन्वेस्टिंग, हर शहर में लाखों अच्छे इन्वेस्टर नहीं होते, हजारों भी नहीं होते, सैकड़ों भी नहीं होते, गिनती के होते हैं। पूरे देश में गिनती के मैनेजर्स अच्छे होते हैं। तो यानी कि ये बीमारी, आपकी जो मेडिकल बीमारी है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट है हैंडल करना। इसीलिए वर्ल्ड में इतने कमती सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। तो ये आप डू इट योरसेल्फ, जो आज आपने बताया कि काफी इन्वेस्टर्स कोविड के बाद कर रहे हैं, ये खतरे से खाली नहीं है साहब। मुझे लगता है कि आप अगर करना भी चाहें तो छोटे से सम के लिए आप अपना डायरेक्ट इन्वेस्टिंग ट्राई करें, बट उसको इवैल्यूएट करिएगा लॉन्गर टर्म कि वो कैसे कर रहा है कंपेयर टू अ गुड मैनेजर। मुझे लगता है फीस देने के बावजूद भी अगर इंडेक्स ने ही 1 करोड़ रुपया, 850 करोड़ रुपया बनाया है, तो एक अच्छे एक्टिव मैनेजर को चुनने से शायद ये 1000-1200 करोड़ भी बन सकता था। हमारा यही राय रहेगी कि आप इसको डू इट योरसेल्फ नहीं ट्राई करें,
हमें मोतीलाल ओसवाल के तकरीबन 30 से 35 लाख जो इन्वेस्टर क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, हमने काफी लोगों से इंटरेक्ट किया इन 35 सालों में, और हमें यही समझ में आया है कि इन्वेस्टिंग विद अ गुड मैनेजर इन द लॉन्गर टर्म विल अलाउ यू टू स्लीप वेल एंड अलाउ द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग टू ऑल्सो प्ले आउट वेल। एक आखिरी सवाल नवीन जी, जो नए निवेशक हैं, अगेन उनके लिए ये सवाल पूछ रहा हूं मैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी बहुत एवोल्यूशन आई है, कई नई नई कैटेगरीज बनी हैं स्कीम्स की। स्कीम्स तो पहले भी बहुत होती थी, अब थोड़ी कंसोलिडेशन हुई है स्कीम्स की। नए नए एएमसीज आज भी आ रहे हैं। तो ऐसे में जो एक निवेशक है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम तो हमेशा अब भी यही कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए, उन्हें आपको उनको अच्छी समझ होगी आपको गाइड करने की। लेकिन अगर कोई अच्छे एडवाइजर के थ्रू नहीं जा पा रहा है किसी भी कारण से, और शुरुआत करना चाहते हैं अपनी जर्नी, जैसे आपने समझाया कि जर्नी क्या है, तो किस कैटेगरी में आप ये कहेंगे कि एक निवेशक जो बिल्कुल बिगिनर है, यंग है, शुरू कर सकता है थोड़ा फ्लेवर लेने के लिए इक्विटी का, और उसके बाद ऐड कर सकता है और कैटेगरीज? सो म्यूचुअल फंड में हमारे जो रेगुलेटर हैं सेबी, उन्होंने बहुत बढ़िया कैटेगरीज बना रखी है इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पे अगर आप एक बिगिनर, एक अर्ली स्टेज के इन्वेस्टर हैं, तो एक कैटेगरी बनाई है उन्होंने, बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी, जहां पे ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो रीबैलेंस होता है बिटवीन इक्विटी एंड डेट, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशंस ऑफ द मार्केट। जैसे अगर बाजार बहुत महंगा होता है तो उन फंड्स में फिक्स्ड इनकम खरीदा जाता है इक्विटी बेच के, और जब बाजार बहुत सस्ता होता है तो सेबी उसमें अलाउ करता है कि आप अपने फिक्स्ड इनकम को रिडीम कर लें और इक्विटी में सब्सक्राइब कर लें। तो वो ऑटो रीबैलेंसिंग कंटिन्यूअसली होता है, साइंटिफिकली होता है। उन फंड्स का रिटर्न एक इक्विटी इंडेक्स से भले ही कम हो, बट फिक्स्ड इनकम रिटर्न से काफी बेहतर होता है। सो इट इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन फॉर एन इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर को अगर बाजार में शुरुआत करनी है किसी म्यूचुअल फंड से, तो एक अच्छे डायनेमिक या बैलेंस एडवांटेज फंड से वो शुरुआत कर सकता है। इसके बाद एक बार उन्हें ये कंफर्ट आ जाए, क्योंकि ड्रॉडाउन, ये जो फॉल होता है, ये बैलेंस एडवांटेज फंड का हमेशा कम होता है इक्विटी इंडेक्स से। अगर एक बार उससे वो कंफर्टेबल हो जाए, तो नेक्स्ट स्टेज में उन्हें एक लार्ज कैप या एक फ्लेक्सी कैप टाइप फंड देखना चाहिए, जहां पे प्रिडोमिनेंट पार्ट ऑफ द मनी इज इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप्स, जो कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेडी रिटर्न्स दे सकते हैं। एंड इस तरीके से, जिस तरीके से आपकी ये जर्नी आगे बढ़ेगी, तो आप एट द एंड ऑफ दिस जर्नी स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स भी देख सकते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल लैडरिंग सेबी ने किया है। इसके अलावा अगर आप टैक्स बचाना चाहें, तो टैक्स प्लान जो होते हैं, वो एक बहुत अट्रैक्टिव एवेन्यू है, जहां पे आप रिटर्न इक्विटी का भी कमाएंगे और टैक्सेशन भी बचाएंगे। दोनों फायदे आपको होंगे। और उसमें 3 साल का लॉक इन होने से ये जो डेली मार्क टू मार्केट की एक डर होता है या गलत टाइम पे रिडीम करने का रिस्क होता है, वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें 3 साल की लॉक इन होती है। इनफैक्ट हमने देखा है कि इस तरीके के टैक्स प्लान के प्रोडक्ट्स के इन्वेस्टर रिटर्न काफी बढ़िया होते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड इन्वेस्टर रिटर्न। इन्वेस्टमेंट रिटर्न है कि भाई म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, और इन्वेस्टर रिटर्न है कि उस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा कमाया है। नॉर्मली दुनिया भर में, अमेरिका में स्टडीज की है पिछले 50 साल से, और हमने इंडिया में भी की है, कि इन्वेस्टर रिटर्न हमेशा इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कम होता है, क्योंकि इन्वेस्टर किताबों में पढ़ते हैं बाय लो सेल हाई, बट रियल लाइफ में कर देते हैं बाय हाई सेल लो। तो जो म्यूचुअल फंड की रिटर्न होती है या इन्वेस्टमेंट की रिटर्न होती है, वो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स इन्वेस्टर रिटर्न से बेहतर होती है, या इन्वेस्टर की रिटर्न कम होती है। तो इसीलिए
आई थिंक ये अगर आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ये फंड्स में एलोकेट करेंगे तो चांसेस है कि आपका इन्वेस्टर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट रिटर्न सेम हो जाए, which will be a big victory for your viewers and all the investors who are hearing this interview. हमेशा की तरह बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं आप नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। लाखों करोड़ों जो दर्शक हैं डेली हंट के, उनको एजुकेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं जल्द आपसे फिर बात होगी, और एक बार फिर आपका धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, Vivek. Thank you for having me.